Welcome to Code and Capital. नमस्ते। भारत के शेयर बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, वो एक पहचान बन चुकी हैं। दशकों से हमारे घरों का, हमारी आदतों का हिस्सा रही हैं। आईटीसी लिमिटेड उन्हीं में से एक है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इस विशाल स्तंभ की नींव अचानक हिल जाए। जनवरी 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ। सिर्फ 4 दिनों के अंदर आईटीसी का शेयर 15% गिर गया और कंपनी 33 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। मतलब निवेशकों के लगभग 70-75 हजार करोड़ रुपए डूब गए। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक काफ़ी गहरी रिसर्च रिपोर्ट है, मार्केट एक्सपर्ट्स के विश्लेषण हैं और वो सरकारी दस्तावेज भी है जिसने ये पूरी कहानी शुरू की। इन सबको मिलाकर हम ये समझेंगे कि आईटीसी के साथ असल में हो क्या रहा है। ये सिर्फ एक शेयर के गिरने की कहानी नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल पर आए संकट की कहानी है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस गिरावट के केंद्र में जो टैक्स शॉक है उसकी बात करते हैं। ये कितना बड़ा झटका था? ये एक बहुत बड़ा झटका था और इसके टाइमिंग ने इसे और भी गंभीर बना दिया। 31 दिसंबर 2025 को सरकार ने एक नई टैक्स नीति की घोषणा की। अच्छा, मतलब ठीक नए साल से पहले? हाँ बिल्कुल, जब मार्केट छुट्टियों के मूड में था। इस नीति ने सिगरेट पर लगने वाले टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि ब्रोकरेज फर्म्स इसे अनप्रेसिडेंटेड कह रही हैं। अनप्रेसिडेंटेड यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है? बिल्कुल, और खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक, मतलब लगभग 3 साल, टैक्स की दरें काफी स्थिर थीं। मार्केट को इसकी एक तरह से आदत हो गई थी और फिर अचानक ये तूफान आ गया। एक मिनट, जब आप कहती हैं कि टैक्स बढ़ा दिया, तो हम कितने बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं? क्या ये कोई 5-10% का मामूली बदलाव था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो चौंकाने वाली बात है। हमारे स्रोतों और सरकारी बिल के अनुसार इसमें कई परतें हैं। पहली परत है जीएसटी। सिगरेट पर जीएसटी की दर 28% से सीधी 40% कर दी गई। 12% की सीधी बढ़ोतरी, ये तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। किसी भी प्रोडक्ट की पूरी गणित बिगाड़ सकती है ये तो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके ऊपर से एक नई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई गई। अब यहाँ आंकड़े देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। कुछ खास तरह की सिगरेटों पर, जहाँ पहले प्रति 1000 सिगरेट पर ड्यूटी करीब 735 रुपए हुआ करती थी, 735 रुपए, ठीक है, वो अब बढ़कर 11,000 रुपए तक हो गई है। क्या 735 से सीधे 11,000? हाँ, ये तो 10 या 15 गुना ज्यादा है। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक भूकंप जैसा है। अब समझ में आ रहा है कि मार्केट ने इतना तीखा रिएक्शन क्यों दिया। बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर हम सारे टैक्स को जोड़ दें तो अनुमान यह है कि सिगरेट पर लगने वाला कुल टैक्स लगभग 50% तक बढ़ गया है। ये एक ऐसा झटका है जिसके लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं हो सकती, चाहे वो आईटीसी जितनी बड़ी ही क्यों ना हो। तो अब आईटीसी के सामने रास्ता क्या है? जाहिर है इस भारी भरकम टैक्स का बोझ तो ग्राहकों पर ही डाला जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? यहीं पर आईटीसी एक बहुत ही मुश्किल पहेली में फंस गई है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट का अगर विश्लेषण करें तो गणित साफ है। इस 50% टैक्स बढ़ोतरी के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, मतलब अपना मुनाफा पहले जैसा बनाए रखने के लिए, आईटीसी को सिगरेट की कीमतों में औसतन 25% से 40% तक की बढ़ोतरी करनी होगी। 40% की बढ़ोतरी, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ग्राहक इतनी बड़ी बढ़ोतरी को स्वीकार करेंगे? हमारे पास इसका कोई पिछला उदाहरण है क्या? हाँ है, और वो उदाहरण आईटीसी के लिए चिंता की बात है। स्रोतों में साफ तौर पर वित्त वर्ष 2015-16 का जिक्र है। उस साल भी टैक्स में काफी बढ़ोतरी हुई थी और आईटीसी ने कीमतें बढ़ाई थीं। तो क्या हुआ था तब? नतीजा, सिगरेट की बिक्री की मात्रा, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, उसमें 15% से ज्यादा की गिरावट आ गई थी। 15%? ये एक दिलचस्प बात है। जब बिक्री 15% गिरी तो क्या इसका मतलब यह है कि 15% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, या फिर वो किसी और विकल्प की तरफ चले गए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर इस कहानी का एक और पहलू खुलता है। जब लीगल यानी टैक्स चुकाने वाली सिगरेट महंगी होती है तो एक समानांतर बाजार को ताकत मिलती है, अवैध या तस्करी की हुई सिगरेट का बाजार। अच्छा। ज्यादातर लोग सिगरेट पीना छोड़ते नहीं, बल्कि सस्ते गैर कानूनी विकल्प ढूंढने लगते हैं। इससे होता यह है कि कंपनी की बिक्री भी गिरती है और सरकार का टैक्स कलेक्शन का मकसद भी पूरी तरह सफल नहीं होता। तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है।
सरकार का मकसद शायद स्वास्थ्य कारणों से खपत कम करना है और राजस्व बढ़ाना है, लेकिन 2015-16 का अनुभव ये बताता है कि टैक्स बढ़ने से लीगल सिगरेट की बिक्री तो गिरी, लेकिन अवैध बाजार फलने फूलने लगा। तो क्या ये टैक्स नीति असल में अपने मकसद में कामयाब होगी, या ये सिर्फ मुनाफे को संगठित क्षेत्र से असंगठित यानी काले बाजार की तरफ ढकेल देगी? यही सबसे बड़ा खतरा है, और इसी को ध्यान में रखकर ICICI डायरेक्ट ने अनुमान लगाया है। उनका मानना है कि ITC शायद एक बार में 40% की बढ़ोतरी न करे, वो शायद 18-19% के आसपास कीमतें बढ़ाएंगे। और ऐसा करने पर भी वित्त वर्ष 2027 में उनके सिगरेट वॉल्यूम में 5.5% की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कंपनी शायद इस बढ़ोतरी को 2 हिस्सों में करे, 70% अभी और 30% अगले साल, ताकि ग्राहकों को एक साथ बड़ा झटका न लगे। लेकिन नतीजा तो वही है। हाँ, नतीजा वही है, मुनाफे पर दबाव और अवैध बाजार को बढ़ावा। तो ये साफ है कि कंपनी का जो सबसे मजबूत किला था, यानी सिगरेट, अब उस पे सीधा हमला हुआ है। लेकिन हम सब ITC को आशीर्वाद आटा और बिंगो चिप्स के लिए भी जानते हैं। क्या ये बिजनेस इतने मजबूत हैं कि इस झटके को सह सकें? कंपनी की निर्भरता असल में कितनी है सिगरेट पर? और यहीं पर ITC की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक साथ नजर आती हैं। Screener.in के आंकड़ों को देखें तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। सिगरेट बिजनेस ITC के कुल रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स का करीब 42% हिस्सा है। 42%? मतलब आधे से भी कम। हाँ, लेकिन जब हम मुनाफे की बात करते हैं, खासकर ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले के मुनाफे यानी PBIT की, तो सिगरेट का हिस्सा बढ़कर 78% हो जाता है। 78%? मतलब कंपनी जो भी पैसा कमाती है उसका 3/4 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सिगरेट से आता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिगरेट का बिजनेस ही कंपनी के लिए कैश काउ है, जो बाकी सारे बिजनेस को पैसा देता है। बिल्कुल सही। यही ITC की ITC नेक्स्ट रणनीति का आधार है। सिगरेट से कमाए गए हजारों करोड़ रुपए के मुनाफे को कंपनी ने दूसरे बिजनेस खड़े करने में लगाया है। FMCG में आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, यिप्पी नूडल्स जैसे बड़े ब्रांड्स बनाए। ये तो सब जाने पहचाने नाम है। हाँ, और एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग में भी बड़ा निवेश किया। हाल ही में होटल बिजनेस का डीमर्जर भी किया गया, यानी उसे एक अलग कंपनी बनाया गया ताकि हर बिजनेस की अपनी पहचान हो। लेकिन इन सबके पीछे जो इंजन था वो सिगरेट से आने वाला पैसा ही था। अब जब उसी इंजन की रफ्तार धीमी पड़ रही है तो पूरी विस्तार योजना पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। चलिए FMCG की बात जरा और गहराई से करते हैं। हम सब आशीर्वाद आटा इस्तेमाल करते हैं, वो मार्केट लीडर हैं, लेकिन क्या बिस्किट और चिप्स में भी वैसी ही पकड़ है? क्या ये बिजनेस इतने मुनाफे वाले हैं कि भविष्य में सिगरेट की जगह ले सकें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आशीर्वाद आटा बेशक एक बड़ी सफलता है, लेकिन वो गेहूं जैसे रॉ मटेरियल के बिजनेस में है, जहां मुनाफे का मार्जिन बहुत कम होता है। ओके। असली लड़ाई है बिस्किट्स, नूडल्स और चिप्स जैसे पैकेज्ड फूड्स में। वहां सनफीस्ट का मुकाबला ब्रिटानिया और पार्ले जैसे स्थापित कंपनियों से है, जो दशकों से इस बाजार पर राज कर रही हैं। यिप्पी नूडल्स का मुकाबला नेस्ले की मैगी से है, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक इमोशन है। और बिंगो चिप्स, वो पेप्सिको के ले के सामने खड़ा है, जिसके पास मार्केटिंग की जबरदस्त ताकत है। बिल्कुल। तो ITC नेक्स्ट रणनीति असल में सिगरेट से कमाए गए ऊंचे मुनाफे को FMCG की इन महंगी और लंबी लड़ाइयों में झोंकने की रणनीति है। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, ITC इन बाजारों में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन इसमें बहुत पैसा और वक्त लगता है। HUL या नेस्ले के FMCG बिजनेस का जो ऑपरेटिंग मार्जिन 20-25% के बीच रहता है, हाँ। उसके मुकाबले ITC का FMCG मार्जिन अभी भी सिर्फ 8-10% के आसपास है। सिर्फ 8 से 10%? जी, इसे 20% तक ले जाने में सालों लग सकते हैं। और अब जब सिगरेट से आने वाले पैसे पर ही दबाव है, तो इस लड़ाई को लड़ने की ताकत भी कमजोर पड़ती है। एक और बात जो हमारे स्रोत बताते हैं वो ये है कि ये टैक्स का झटका आने से पहले भी 2025 का साल ITC के शेयर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। उस साल शेयर करीब 12% गिरा था, जबकि सेंसेक्स 8% ऊपर गया था। तो क्या पहले से ही कुछ दिक्कतें चल रही थीं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। बाजार में पहले से ही कुछ चिंताएं थीं। एक बड़ी वजह थी ITC की सबसे बड़ी शेयर होल्डर यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी BAT का अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम करना। अच्छा। जब कोई बड़ा निवेशक शेयर बेचता है तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत पर दबाव आता है। इसके अलावा, जैसा हमने अभी बात की, पूरे FMCG सेक्टर में एक तरह की सुस्ती का माहौल था। महंगाई की वजह से ग्रामीण मांग कमजोर थी
और होटल बिजनेस के डीमर्जर को लेकर भी निवेशकों में कुछ अनिश्चितता थी कि इसका फायदा किसे और कैसे मिलेगा। तो ये टैक्स का झटका एक पहले से ही कमजोर माहौल पर आकर गिरा, जिसने असर को और बढ़ा दिया। तो अगर कोई निवेशक आज आईटीसी को देख रहा है तो इस नई हकीकत के बाद कंपनी की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? देखिए, कंपनी के कुछ मजबूत पक्ष हैं जो अभी भी कायम है। जैसा कि Screener.in का डेटा दिखाता है, ये एक लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। बिल्कुल। दूसरा, इसका डिविडेंड यील्ड करीब 4% है, जो उन निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक है जो शेयर से नियमित आय चाहते हैं। और इसके ब्रांड्स, चाहे वो सिगरेट के हों या एफएमसीजी के, उनकी बाजार में एक मजबूत पकड़ है। और कमजोरियां? जाहिर है अब सबसे बड़ी कमजोरी तो ये नया टैक्स ही है। हाँ, सबसे बड़ी कमजोरी अब सिगरेट बिजनेस पर ये नया टैक्स बोझ और उस पर कंपनी की अत्यधिक निर्भरता है। 78% मुनाफा एक ही जगह से आना अब एक ताकत से ज्यादा एक खतरा बन गया है। जी। दूसरी बड़ी चुनौती एफएमसीजी बाजार में HUL और नेस्ले जैसे दिग्गजों से कड़ा मुकाबला है, जहां मार्जिन बनाना और बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो इन सब वजहों से ही क्या ज्यादातर एनालिस्ट अब सतर्क हो गए? बिल्कुल। इसी वजह से ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स ने आईटीसी की रेटिंग को बाय से घटाकर होल्ड कर दिया है। होल्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास शेयर हैं तो रखें, लेकिन नई खरीदारी करने से पहले रोकें और देखें। जी। ICICI डायरेक्ट ने इसका लक्ष्य मूल्य 385 रुपये तय किया है, जो उस वक्त की कीमत से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था। ये दिखाता है कि बाजार अब भविष्य को लेकर ज्यादा निश्चितता चाहता है। वे देखना चाहते हैं कि आईटीसी इस तूफान से कैसे निपटती है। तो कुल मिलाकर आईटीसी एक बहुत ही अहम और शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उसका सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है, जिस पर एक अप्रत्याशित और भारी टैक्स का बोझ आ गया है। कंपनी को अब कीमतें बढ़ाने और ग्राहकों को खोने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। सही कहा, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल होगा। कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ाई तो बिक्री गिरेगी और अवैध बाजार को फायदा होगा। कीमतें कम बढ़ाएं तो मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। आने वाले कुछ तिमाहियों के नतीजे ये बताएंगे कि कंपनी इस पर कितना कामयाब हो पाती है। और लंबी अवधि में अब ये लड़ाई सिगरेट के मैदान से हटकर एफएमसीजी और दूसरे बिजनेस के मैदान में आ गई है। हाँ, और अब ये एक रेस बन गई है। क्या आईटीसी के दूसरे बिजनेस, खासकर एफएमसीजी, इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं कि वो सिगरेट बिजनेस पर कंपनी की निर्भरता को सार्थक रूप से कम कर सके? क्या आशीर्वाद, सनफीस्ट और बिंगो मिलकर अगले दशक में उतना मुनाफा कमा सकते हैं जितना आज सिगरेट बिजनेस अकेला कमाता है? आईटीसी का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि कीमतें बढ़ने से लोग अवैध सिगरेट की तरफ जा सकते हैं। ये लोक नीति का एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कभी-कभी सिन गुड्स यानी तंबाकू या शराब जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने के अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं? क्या ऐसा करने से खपत कम होने के बजाय ये सिर्फ एक नियंत्रित और टैक्स देने वाले बाजार से हटकर एक अनियंत्रित और खतरनाक काले बाजार को मजबूत कर देती है, जिससे न तो सरकार को फायदा होता है और न ही समाज को? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने